नमस्कार। बुनियादी बातें के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम दुनिया भर की बातें करते हैं, साइंस की, हिस्ट्री की, सोसाइटी की, लेकिन हमेशा करते हैं बुनियादी बातें। आज हम बात करेंगे साइंस के बुनियाद की। इस एपिसोड का टॉपिक है साइंस और साइंटिफिक मेथड। घबराइए नहीं, मेरा मकसद आपको न्यूटन के लॉज या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले या अलजेब्रा या कैलकुलस पढ़ाने का नहीं है। साइंस से हमारा फॉर्मल परिचय स्कूल में पढ़ाए जाने वाले एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन साइंस और साइंटिफिक मेथड्स कुछ 50-100 फॉर्मूले नहीं है जो हम स्कूल या कॉलेज के साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। साइंस हमारी दुनिया को समझने का एक तरीका है और यह तरीका सबके लिए समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर हमारी सामाजिक और सरकारी नीतियों और संस्कृति और सभ्यता के मूल सिद्धांतों तक को प्रभावित करता है। साइंस को समझने के लिए आपका स्कूल कॉलेज में साइंस पढ़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि सच ये है कि स्कूल कॉलेज में पढ़कर भी ज्यादातर लोग साइंस को समझते नहीं है। तो क्या है साइंस के बारे में ऐसा जो हमें समझना जरूरी है? साइंस को समझने का मतलब ये नहीं कि हमें न्यूटन्स लॉज क्या हैं और एग्जाम में उसके सवाल कैसे सॉल्व करने हैं ये पता है। साइंस को समझने का मतलब ये समझना है कि हम क्यों न्यूटन्स लॉज को सही मानते हैं। साइंटिफिक मेथड किसी बात को सही मानने के लिए कानून की तरह सबूत मांगता है, और वे सबूत भी कुछ खास तरह के होने चाहिए। इसे समझने के लिए रहीम के एक दोहे से शुरुआत करते हैं। हिंदी पढ़ने वालों ने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। क्या समझा रहे हैं कवि रहीम यहाँ? वे कह रहे हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं उन पर कुसंगति से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको इसके लिए कन्विंस करने के लिए वो एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं चंदन के पेड़ के साथ, कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है लेकिन उससे चंदन जहरीला नहीं हो जाता। बहुत प्रोवोकेटिव आइडिया है, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, बात जहन में बैठ जाती है। सालों हो गए पढ़े हुए और मुझे आज तक याद है। लेकिन क्या चंदन का पेड़ और सांप ये साबित करते हैं कि अच्छे व्यक्ति पर कुसंगति का असर नहीं पड़ता? अनफॉर्चुनेटली नहीं। इस पर आप चाहे तो पूरी फिलोसॉफिकल डिबेट कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस से भी पता चलता है कि इससे कुछ प्रूव नहीं होता। कोई वजह नहीं है यह बिलीव करने की कि अच्छी प्रकृति का इंसान और चंदन एक जैसे बिहेव करते हैं। कोई वजह नहीं है यह बिलीव करने की कि सांप का जहर और कुसंगति का असर एक ही तरीके से पास होता है। इस तरह के उदाहरण को एनालॉजी कहते हैं, जहां कोई नई बात किसी पुरानी बात का उदाहरण देकर समझाई जाए। एनालॉजी नई चीजें समझने में मदद करता है, इसलिए एनालॉजी कोई खराब चीज नहीं है बल्कि बहुत फायदेमंद चीज है। लेकिन माय लॉर्ड्स, एनालॉजी प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है। तो अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि अच्छे लोगों पर कुसंगति का असर नहीं पड़ता, तो कैसे साबित करेंगे? सबसे पहली बात कि साइंटिफिक मेथड में आप इसे साबित करने नहीं निकलेंगे। साइंटिफिक मेथड में आप इसका सत्य ढूंढने निकलेंगे, और सत्य कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि अच्छे लोगों पर कुसंगति का असर नहीं पड़ता है, हो सकता है कि पड़ता है, या सत्य कहीं और बीच में भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों पर पड़ता है और कुछ लोगों पर नहीं पड़ता है। हो सकता है कि कुसंगति का असर पड़ता है या नहीं इसका संबंध इससे हो कि उनके घर का माहौल कैसा है। जब आप सत्यान्वेषण पर निकलते हैं तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि जो आपको लगता है या जो आप चाहते हैं कि सच हो सकता है कि वह सच नहीं हो, या वो पूरा सच ना हो, या उसको सच या झूठ साबित कर पाना मुमकिन भी नहीं हो। और साइंटिफिक थिंकिंग या साइंटिफिक मेथड का ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है कि ये आपका, मेरा या किसी और का सच साबित करने का तरीका नहीं है। ये सच ढूंढने का तरीका है, और वो सच हो सकता है कि हमारे मन के मुताबिक ना हो। तो हम ये साबित करने नहीं निकलेंगे कि अच्छे लोगों पर कुसंगति का असर नहीं पड़ता है। हम ये पता करने निकलेंगे कि यह बात सही है या नहीं, और अगर सही है तो किस हद तक सही है। जिस बात का सच पता करने हम निकले हैं उसे फॉर्मली एक हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हमारी हाइपोथेसिस बन गई। उसके बाद हमें सबूत या एविडेंस चाहिए। हमें कोई तरीका चाहिए होगा एक्चुअली ये देखने का कि कुसंगति का अच्छे लोगों पर क्या असर होता है। ये देखने के लिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें किसे देखना है, अच्छे लोग कौन हैं
और किस चीज से हमें ये पता चलता है कि वे अच्छे हैं या बुरे? मुझे नहीं पता रहीम के दिमाग में क्या था या आपके दिमाग में क्या है, लेकिन जो भी है दिमाग में उसे डिफाइन करना होगा। अभी के लिए मान लीजिए कि अच्छे लोग वे हैं जो कोई लीगल क्राइम नहीं करते हैं। अब अगर कुसंगति से नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्राइम करेगा या नहीं, तो इसका मतलब है कोई और चीज है, बेसिकली इंसान की जीन्स, जो ये डिसाइड करती हैं कि इंसान क्राइम करता है या नहीं। अब ये कैसे स्टडी करें कि इंसान की जीन्स और संगत का उसके क्राइम करने पर कितना असर पड़ता है? इस तरह की स्टडीज के लिए साइंटिस्ट ने एक अनूठा तरीका निकाला है। जो एक जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, उनकी जीन्स लगभग बिल्कुल सेम होती हैं। तो जीन्स से और बाद के सामाजिक प्रभाव से लोगों पर क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए आइडेंटिकल ट्विंस की स्टडीज बहुत फायदेमंद होती हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस साथ में रहते हैं उनके बीच के डिफरेंसेस, और जो आइडेंटिकल ट्विंस अलग अलग जगहों पर बड़े होते हैं उनके बीच के सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस से हमें यह पता चल सकता है कि कोई बिहेवियर जीन से डिटरमाइन होता है या सामाजिक संगत से। तो अगर रहीम का मतलब यह था कि लोग जन्म से अच्छे बुरे होते हैं और संगत से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस बात का सच देखने के लिए हम साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिकल ट्विंस की स्टडी करना चाहेंगे और उसमें ये देखेंगे कि जो आइडेंटिकल ट्विंस अलग अलग बड़े हुए, क्या उनकी क्राइम करने की पॉसिबिलिटी बराबर थी या जिस इन्वायरमेंट में, जिस संगत में वह रहते हैं, उससे फर्क पड़ता है कि उन्होंने क्राइम किया या नहीं। अगर संगत से फर्क पड़ता है तो इसका मतलब उन पर संगति का असर पड़ता है, अगर नहीं तो फिर नहीं पड़ता। तो ये है एक साइंटिफिक तरीका दुनिया को समझने का। एक बिल्कुल फंडामेंटल साइंटिफिक तरीका सबूत ढूंढने का एक्सपेरिमेंट्स का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हाइपोथेसिस कुछ ऐसी है कि पौधों को शास्त्रीय संगीत सुनाने से वे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए हम पौधों के दो बिल्कुल एक जैसे सेट रोपेंगे और उन्हें एक जैसे एनवायरनमेंट में रखेंगे। बस एक फर्क होगा कि एक सेट के पास शास्त्रीय संगीत बज रहा होगा, लेकिन दूसरा सेट उससे सफिशिएंट दूर होगा ताकि वहां शास्त्रीय संगीत की आवाज ना पहुंचे। फिर अगर शास्त्रीय संगीत सुनने वाले पौधे दूसरे सेट से ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं तो ये हाइपोथेसिस सच मानी जाएगी। पौधों और शास्त्रीय संगीत को लेकर एक्सपेरिमेंट करना तो ठीक है, लेकिन हम इंसानों पर हर चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे पिछले उदाहरण पर जाएं, जहां जुड़वा बच्चों को स्टडी किया जाना था, वहां हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को अलग अलग जगह बड़ा नहीं कर सकते, ना ही सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए उनमें से एक को जानबूझकर गलत संगति में डाल सकते हैं। ये एथिकली बिल्कुल गलत होगा। इसलिए वहां पर वैज्ञानिकों ने जो लोग दूसरी वजहों से अलग अलग बड़े होते हैं उन्हें ढूंढकर उनकी स्टडी करने का तरीका निकाला है। स्कूल कॉलेज के साइंस एक्सपेरिमेंट्स में हमें अक्सर ये पता नहीं चलता है कि एक्सपेरिमेंट नई चीजें पता करने का तरीका है। स्कूल कॉलेज के एक्सपेरिमेंट ज्यादातर उन चीजों के अराउंड होते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि उनके ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं कई बार। इसलिए स्कूल कॉलेज में आपको ये पता होता है कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैसा आना चाहिए, लेकिन जब हम किसी नई बात का पता लगा रहे होते हैं तो हमें ये पता नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि जो चीजें ऑलरेडी पता है उनके अराउंड एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। सिखाने के लिए इनफैक्ट स्टूडेंट से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करवाने जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट्स करना सीख कर कुछ लोग जो आगे जाकर साइंटिस्ट बनते हैं ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि स्कूल कॉलेज के एक्सपेरिमेंट में सीखने की बात ये नहीं होती कि रट लिया कि ये एक्सपेरिमेंट करने से ऐसा रिजल्ट आता है। सीखने की बात यह होती है कि किसी हाइपोथेसिस के अराउंड एक्सपेरिमेंट डिजाइन कैसे करते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उसके बाद क्या ऑब्जर्व करना चाहिए और कैसे कंक्लूजन निकालने चाहिए। ये सब काम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और जब स्टडीज और एक्सपेरिमेंट सही से नहीं किए जाते हैं तो उनसे गलत और खतरनाक कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जड़ी बूटी है जिसका क्लेम है कि उससे कोरोना ठीक हो जाता है। अब इसको स्टडी करने के लिए आपने 100 कोरोना पेशेंट्स लिए और उनको ये जड़ी बूटी खिला दी। फिर 14 दिनों बाद उनका टेस्ट किया और वे सारे या उनमें से 90% कोरोना फ्री निकले। तो क्या इससे ये साबित हो गया कि ये जड़ी बूटी कोरोना पर असरदार है? नहीं, क्योंकि जैसे ही एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया था उससे सिर्फ यह पता चला कि 14 दिनों में ज्यादातर लोगों का कोरोना चला गया। ये पता नहीं चला कि 14 दिनों में कोरोना इस जड़ी बूटी की वजह से गया। हो सकता है 14 दिनों में अपने आप चला गया हो सकता है दूसरी दवाइयों से चला गया हो। कैसे पता चलता कि जड़ी बूटी से गया कि नहीं? उसके लिए आपको 200 मरीजों के साथ शुरुआत करनी होगी, जिनको रैंडमली 2 ग्रुप्स में बांटना होगा 100-100 के।
ये 200 मरीज ऐसे चुने कि उनकी बाकी की ट्रीटमेंट लगभग एक जैसी हो। जैसे कि अगर आप किसी एक हॉस्पिटल में आ रहे मरीजों को चुनेंगे तो ऐसा होगा। अब उनमें से 100 के एक ग्रुप को ये जड़ी बूटी दें और दूसरे ग्रुप को नहीं, और फिर उनका टेस्ट करें। अब अगर 14वें दिन जड़ी बूटी वाले ग्रुप के 90% लोग कोरोना फ्री हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के 50% लोग ही कोरोना फ्री हैं, तो आप कह सकते हैं कि जड़ी बूटी कोरोना पर असर करती है। यह भी हो सकता है कि जड़ी बूटी का फायदा यह है कि कोरोना जल्दी खत्म हो जाता है। अगर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो 14 दिनों की जगह 5 दिन या 7 दिनों बाद कोविड टेस्ट कर सकते हैं। अगर 14 दिनों में वैसे भी लोगों का कोरोना चला जाता है, लेकिन जड़ी बूटी का असर बाकी ट्रीटमेंट से ज्यादा जल्दी होता है, तो 7 दिनों के बाद उस ग्रुप में ज्यादा लोग कोरोना फ्री होंगे जिसे वो जड़ी बूटी मिली होगी। एक्सपेरिमेंट्स के अलावा रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस या एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से भी किसी हाइपोथेसिस के फेवर या अगेंस्ट सबूत मिलते हैं। जैसे कि इवोल्यूशन की हाइपोथेसिस के लिए एविडेंस फॉसिल रिकॉर्ड से मिलते हैं और जेनेटिक स्टडीज से भी। जब नए नए एम्पिरिकल एविडेंस आते हैं किसी हाइपोथेसिस के बारे में, तो हमारी समझ बदल सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दवाई यूरोप में टेस्ट हुई किसी बीमारी के लिए और उपयोगी पाई गई, लेकिन जब इंडिया में वह दवाई प्रेस्क्राइब होने लगी तो हो सकता है कि वह उतनी इफेक्टिव ना निकले। ये इंडियन जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, यहाँ की क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, या यहाँ के पानी और हवा में पोल्यूशन लेवल की वजह से हो सकता है, या कई और वजहें हो सकती हैं। लेकिन अगर इंडिया से मिलने वाला नया एविडेंस इस दिशा में पॉइंट करता है कि दवाई हमेशा इफेक्टिव नहीं है, तो फिर हमें और एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे और एविडेंस जमा करने होंगे ये समझने के लिए कि दवाई कब किन परिस्थितियों में काम करती है। इवोल्यूशन के उदाहरण पर वापस जाएं तो अभी तक जितने भी फॉसिल एविडेंस मिले हैं उनसे इवोल्यूशन के हाइपोथेसिस को बल ही मिला है। अब तक के एविडेंस से यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी बन चुकी है और इसलिए इसकी संभावना बहुत कम है कि कल को कोई ऐसा एविडेंस मिलेगा जिससे इवोल्यूशन पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकली इवोल्यूशन को गलत साबित करने वाला एविडेंस मिल सकता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉज है। न्यूटन्स लॉज चीजों के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि कितना फोर्स लगाने से कितनी भारी चीज किस स्पीड से चलेगी, और कई सौ सालों तक सारे एविडेंस इसे सपोर्ट करते थे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फेनोमेना की डिस्कवरी और एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ने कुछ ऐसे एविडेंस दिए जिससे लगा कि न्यूटन्स लॉज हर परिस्थिति में काम नहीं करते हैं। कई तरह के थ्योरेटिकल डेवलपमेंट के बाद हमें मिली आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि नए और पुराने दोनों तरह के एविडेंस को एक्सप्लेन करती है, और इससे हमारी न्यूटन्स लॉज की समझ बदल गई है। न्यूटन्स लॉज को अब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक सिंप्लीफाइड केस की तरह देख सकते हैं, जो कि उन परिस्थितियों में काम करती है जब चीजों की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ही कम होती है, उसके कंपैरिजन में ना के बराबर होती है। यानी कि हमारे रोजाना की जिंदगी में हम जो भी देखते हैं उनमें न्यूटन्स लॉ काम करता है, लेकिन वह यूनिवर्सल नहीं है। इवोल्यूशन, न्यूटन्स लॉज और बहुत सारी थ्योरीज जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें एविडेंस ने समय के साथ वैलिडेट और स्ट्रॉन्ग किया है। न्यूटन्स लॉज के काम ना करने वाली ऑब्जर्वेशंस ने भी जहां वह काम करते हैं उसकी समझ को वैलिडेट किया है। लेकिन क्योंकि साइंस एविडेंस पे काम करता है, कई थ्योरीज ऐसी भी हैं जो समय के साथ गलत साबित हुई हैं। एक तरह की थ्योरीज जो हमेशा ही बदलती हुई दिखती हैं वो है हेल्थ एडवाइस। हर साल कोई ना कोई नया फैड आता रहता है, सुपर फूड्स का, कुछ मैजिक डाइट्स का। न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड खाने के बारे में कुछ चीजें हैं जो समय के साथ एविडेंस से प्रूवन है, लेकिन ये जो फैड्स आते जाते रहते हैं अक्सर बिना एविडेंस के या बहुत कम लिमिटेड एविडेंस के बेसिस पर प्रचारित किए जाते हैं, इसलिए कभी काम करते हैं कभी नहीं। साइंस के नाम का इस्तेमाल अतीत में बहुत सारी प्रीजुडिस्ड, रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, डिस्क्रिमिनेटरी थ्योरीज को बढ़ावा देने के लिए हुआ है, लेकिन न्यूट्रल एविडेंस जमा करने पर उनमें से कई बिल्कुल गलत साबित हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिफिक मेथड से हमें रेसेस के बीच में, जेंडर्स के बीच में फर्क नहीं मिलेंगे, लेकिन जो फर्क मिलते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल साइड को सच या झूठ साबित करने के लिए नहीं मिलते। अक्सर ही वो किसी भी एक्सट्रीम वाले लोगों को गलत ही साबित कर देते हैं। जितना न्यूट्रल साइंटिफिक एविडेंस जमा किया जाता है उतना ही हम सच के करीब पहुंचते हैं,
और सच कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारी पॉलिटिक्स उसे माने या न माने। और उस सच का हमें क्या करना है वह हमारे ऊपर निर्भर करता है, साइंस नहीं बताता। लेकिन ये डिस्कशन किसी और दिन के लिए है। अभी हम साइंस पर वापस आते हैं। जैसा कि हमने अपने उदाहरणों में देखा कि साइंस ऑब्जर्वेबल एविडेंस पर काम करता है, लेकिन ऑब्जर्वेबल का मतलब सिर्फ आंखों से देख सकना या कानों से सुन सकना नहीं होता। कुछ चीजें हमारी ज्ञानेंद्रियां खुद महसूस कर सकती हैं। कुछ चीजों के लिए हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं। माइक्रोस्कोप से छोटी चीजें देखना और टेलीस्कोप से दूर की चीजें देखना हम समझते ही हैं। एक्सरे और दूसरी इमेजिंग टेक्निक से भी हम परिचित हैं। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो कि इंसानों को ना सुनने वाली साउंड वेव्स और ना दिखने वाली लाइट वेव्स को पहचान सकते हैं। ऑब्जर्वेबल एविडेंस डायरेक्ट होना भी जरूरी नहीं है। किसी फेनोमेनन को अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं खुद से या हमारे इंस्ट्रूमेंट से, तो हम उसके ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स प्रेडिक्ट करके उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले एग्जाम्पल में जब हमने पूछा कि लोगों के अच्छे होने का क्या मतलब है, तो हमें रियलाइज हुआ कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वह अच्छा है। उसकी जगह हमने अच्छे होने का इफेक्ट प्रेडिक्ट किया कि अच्छे लोग क्राइम नहीं करेंगे। अच्छे होने को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन क्राइम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमने हमेशा की तरह सरल तरीके से साइंस और साइंटिफिक मेथड के बारे में कुछ बुनियादी बातें कवर कर ली हैं। तो अब यहाँ पर मैं साइंस की पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ चीजों पर बातें करना चाहूंगी। उनमें से एक है साइंस और साइंटिफिक सोच को पाश्चात्य सोच मानना, जो कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे काम की चीज नहीं है। ये बड़ी अजीबोगरीब सोच है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, साइंस दुनिया को समझने का एक तरीका है और सच की खोज में हमें ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो हमारी सोच से मेल नहीं खाती हैं। लेकिन ऐसा हम भारतीयों के साथ भी हो सकता है और ऐसा पाश्चात्य देशों के लोगों के साथ भी हो सकता है। साइंस का पूर्वी या पश्चिमी सोच से कोई मतलब नहीं है। वो किसी एक सोच का समर्थन और किसी का विरोध नहीं करता है। ये सच है कि कई साइंटिफिक आइडियाज यूरोप के देशों में पहले आए, लेकिन इसका नतीजा ये नहीं है कि उन्होंने उनकी पुरानी पश्चिमी सोच का विरोध नहीं किया, बल्कि साइंटिफिक आइडियाज जैसे कि इवोल्यूशन से बाइबल का जितना कॉन्ट्राडिक्शन है, शायद ही किसी भारतीय दर्शन या धार्मिक सोच का होगा। तो साइंस को किसी पाश्चात्य देशों की खतरनाक सोच की तरह ट्रीट करना बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि इससे हम अपने वैयक्तिक, दार्शनिक और मानसिक विकास का एक बहुत अच्छा रास्ता खो देंगे। कुछ दिन पहले मेरी किसी से एक बात हो रही थी किसी आयुर्वेदिक दवाई के बारे में। वो दवाई बहुत बड़े बड़े क्लेम करती थी, लेकिन उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो बहुत ही गलत तरीके से डिजाइन थे, इसलिए उन क्लेम्स पर भरोसा करना मुश्किल था। जब मैंने ये बात सामने वाले को समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने बात यह कहकर खत्म कर दी कि तुम्हें एलोपैथी पर भरोसा है, हमें आयुर्वेद पर। ये गलत कंक्लूजन है। बात एलोपैथी या आयुर्वेद पर भरोसे की नहीं है। बात इसकी है कि ज्यादातर एलोपैथिक दवाइयां वेल डिजाइंड और रेगुलेटेड क्लिनिकल ट्रायल से होकर तभी मार्केट में आती हैं। इसका मतलब है कि जो क्लेम वे कर रही हैं उनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वेरीफाई किया गया है। हम बिल्कुल वैसी ही स्टडीज आयुर्वेद के लिए भी कर सकते हैं। अगर दवाइयां प्रभावकारी हैं तो पता चल जाएगा, हाँ अगर नहीं है प्रभावकारी तो भी पता चल जाएगा। लेकिन यही तो फायदा है साइंटिफिक स्टडी का, कि अंधे भरोसे पर चलने की जरूरत नहीं है। और साइंस किसी खास विचारधारा के लिए नहीं बना है। क्लेम इंडियन हो या अमेरिकन, दवाई हिमालय में बनी हो या जर्मनी की लैब में, टेस्ट तो की ही जा सकती है। साइंस को पाश्चात्य कहकर नकारने की नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज से वैलिड और इनवैलिड दोनों तरह की चीजों को पहचानने की जरूरत है। इसी से संबंधित एक और कॉमन ट्रोप है रिलीजन वर्सेस साइंस का। आप रिलीजन में भरोसा करते हैं कि साइंस में? ये सवाल बेमतलब है, क्योंकि रिलीजन में भरोसा और साइंस में भरोसा एक जैसी चीज है ही नहीं। रिलीजन आपको स्पेसिफिक फैक्ट्स में भरोसा करने के लिए कहता है, साइंस ऐसा नहीं कहता। रिलीजन के हिसाब से जिस फैक्ट में आप भरोसा करते हैं उसे क्वेश्चन नहीं करते। रिलीजन के फैक्ट्स चेंज भी नहीं होते। साइंस में भरोसा करना, साइंटिफिक मेथड में भरोसा करना, ऑब्जर्वेबल एविडेंस पर भरोसा करना और उसको कुछ निर्धारित तरीकों से इंटरप्रेट करना है। उससे कोई फैक्ट सच साबित हो सकता है, कोई गलत। साइंस किसी फैक्ट्स की लिस्ट से शुरू नहीं हुआ था कि यही फैक्ट सही है या यही गलत।
साइंस तरीका बताता है इसे पता करने का। साइंस में भरोसा करना इस बात को भी मानना है कि नए एविडेंस से फैक्ट्स बदल सकते हैं। जो सच माना जा रहा था वह गलत साबित हो सकता है या कम सच साबित हो सकता है। मजे की बात यह है कि कई लोग इस वजह से साइंस को भरोसे के लायक नहीं मानते, क्योंकि उन्हें अनचेंजेबल फैक्ट्स चाहिए। उन्हें लगता है कि यह साइंस की कमजोरी है कि फैक्ट्स बदल सकते हैं, इसलिए वे रिलीजन पर ही भरोसा करेंगे क्योंकि वहां 100% सर्टेनिटी है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि लगातार सच की ओर बढ़ने के मुकाबले 100% सर्टेनिटी कैसे बेहतर है, जब वह सर्टेनिटी गलत बातों में हो सकती है। और अब तक साइंटिफिक मेथड से दुनिया की लगभग हर रिलीजन की कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात गलत साबित हो चुकी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि रिलीजन का किसी को कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन उसकी 100% सर्टेनिटी डेफिनेटली गलत है। तो ये थी बुनियादी बातें साइंस और साइंटिफिक मेथड्स को लेकर। होपफुली इसके बाद आप साइंस को स्कूल में डिफिकल्ट या बोरिंग सब्जेक्ट्स होने की वजह से, या पाश्चात्य विचार होने की वजह से, या 100% सर्टेन आंसर्स ना देने की वजह से नकारेंगे नहीं। इस बार का टॉपिक बहुत ब्रॉड था, तो सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, फिलोसोफर्स से भूल चूक माफ करने को कहना होगा। धन्यवाद।